हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम डिफेंस स्टडी। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आज ये पार्ट सेकंड रहेगा। कल फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। ये क्वेश्चंस कोस्ट गार्ड, जीडी, डीबी एंड यांत्रिक भर्ती के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है 1/√, अब साइलेंट नोट म्यू नोट की विमा निम्न में से किसके बराबर है। जो 1/√, अब साइलेंट नोट म्यू नोट की डायमेंशन है वो किसके इक्वल है, ये पूछा है। तो आपको पता होगा जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, प्रकाश का वेग, वो होता 1/√, अब साइलेंट नॉट इंटू म्यू नॉट के बराबर होता है। तो प्रकाश की वेग यानी वेग की विमा के इक्वल होगा। जो 1/√, अब साइलेंट नॉट म्यू नॉट की जो डायमेंशन है वो वेग के इक्वल है L_t-1। कितनी? L_t-1। तो वेग की विमा के बराबर, वेलोसिटी के इक्वल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर कमेंट करिए। दिया है यदि केस नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई होगी, जो h है वो फाइंड करना है, हाइट। आपने पढ़ा होगा जूरिन लॉ। जूरिन लॉ होता H प्रोपोर्शनल 1/r, यानी जो व्यास होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट। क्लियर। अब क्वेश्चन में दिया जो व्यास है, डायमीटर है, वो कितना किया है? 2 गुना, 2 टाइम्स। जब r को 2 गुना करेंगे तो जो h है, हाइट है, वो कितनी होगी? हाफ, यानी 1/2 कम हो जाएगी, घट जाएगी, आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी में क्वेश्चन में बोल देता यदि व्यास को 4 गुना कर दें, कितना? 4 गुना कर दें तो कितनी ऊंचाई होगी? आप आंसर कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर आप लोगों से पूछ रहा हूँ। यदि जो व्यास है उसको 4 गुना कर दें तो हाइट कितनी होगी? क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है, टाइम के वर्ग के समानुपाती है, तो कण की गति होगी। कण की कौन सी गति होगी? देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, वो टाइम के यानी समय के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली है। क्लियर। यदि एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो आएगा वेलोसिटी v, कितना आएगा? 2t। अगर सेकेंड बार डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो आएगा एक्सेलरेशन a, वो कितना आएगा? ओनली 2। एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2। ऑप्शन दिया एक समान त्वरण से, फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो गया आपका, क्योंकि जो a है वो कांस्टेंट आ गया, कितना? 2। इसीलिए जो a का मान है यानी त्वरण है वो एक समान रहेगा। एक समान वेग से गलत, क्योंकि यदि टाइम बढ़ेगा तो वेग भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। बढ़ते हुए त्वरण से कोई लॉजिक नहीं, अब कांस्टेंट रहेगा त्वरण। घटते हुए वेग से इसका भी कोई लॉजिक नहीं, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर आपका ए फर्स्ट आंसर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक कण वृत्तीय गति कर रहा है, कण का त्वरण होगा। यदि कोई जो कण है, पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन किस प्रकार होगा, ये पूछा है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा
चलिए मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया इस प्रकार से। यदि इसकी रेडियस और एक्सेलरेशन की बात करें तो रेडियस तो होती है इस प्रकार से त्रिज्या के अनुदिश यानी अलोंग द रेडियस एंड। जो एक्सेलरेशन होता है वो होता केंद्र की ओर, ये होता अभिकेंद्री त्वरण, अभिकेंद्री त्वरण, और ये होता रेडियस r। अगर आप बात करें त्वरण होगा तो त्वरण होता है वो अलोंग द रेडियस यानी त्रिज्या के अनुदिश होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर, अलोंग द रेडियस। अगर आपसे पूछ देता एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन होता सेंटर की ओर, टुवर्ड्स द सेंटर यानी केंद्र की ओर होता आपका त्वरण। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है किसी द्रव्यमान पर लगने वाला बल F वेक्टर बराबर 6I कैप माइनस 8J कैप प्लस 10K कैप है तथा उत्पन्न त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। वस्तु का द्रव्यमान पूछा है। मास इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यदि आपने पढ़ा होगा सेकेंड लॉ F बराबर ma, यदि इससे m निकालना तो m बराबर निकालेंगे तो आएगा F अपॉन a। F का लेंगे मैग्नीट्यूड तो F का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा अपॉन एक्सेलरेशन का मान दिया 1 तो 1 रखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आएगा 200, क्या आएगा 200, और 200 को हम लिख सकते हैं 10√2। क्या लिख सकते हैं 10√2, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा 10√2 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। यहाँ तक यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं, ये क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो कोस्ट गार्ड की वैकेंसी होती है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो 6 नंबर में दिया है दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त अमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं माप सकते हैं क्योंकि। ऑप्शन दिया है प्रत्यावर्ती धारा डीसी अमीटर से प्रवाहित नहीं हो सकती है, कोई लॉजिक नहीं इसका। अगर बात करें सेकंड नंबर की, पूर्ण चक्कर के लिए इसका वर्ग माध्य मूल मान 0 होता है, बिल्कुल सही बात। जो IRMS होता है, RMS यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वो होता है 0, वो भी एक पूर्ण चक्कर के लिए। इतना ध्यान रखना, ये पूर्ण चक्कर के लिए, जब कभी पूर्ण चक्कर बोल दे तो उसके लिए धारा का मान होता है 0। क्लियर। अगर पूछ दे, इसी क्वेश्चन को पूछ देगा अगर वेग वर्ग माध्य मूल वेग, तो VRMS की बात करें तो वो भी आएगा 0। क्लियर हुए। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर कर लेना, ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि फिर भी आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ दीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा आपका जो भी डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में दिया है 10 kg द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई तक 1 सेकेंड में ले जाने में गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य होगा। जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है W बराबर mgh। m का मान दिया है 10 रख दिया इंटू g का मान होता है 9.8, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया वो दिया 9.8 के अकॉर्डिंग, इसीलिए 9.8 रख दिया इंटू h दिया 1 मीटर 1 रख दिया।
जो आप समझ रहे हो सेकंड दिया 1 सेकंड, ये कुछ नहीं बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्लियर। इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 9.8 जूल। 9.8 जूल आपका ऑप्शन नंबर 98 यानी 98 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम धीमा है? स्लो प्रोसेस कौन सा ऑप्शन दिया है? सबसे पहले दिया आइसोथर्मल प्रोसेस एंड सेकंड दिया आइडियाबैटिक प्रोसेस एंड थर्ड दिया आइसोबेरिक प्रोसेस एंड नन ऑफ दीज। तो यदि आपको बात करें फर्स्ट प्रक्रम, अगर बात करें सबसे तेजी प्रक्रम, फर्स्ट प्रक्रम तो होता है रुद्धोष प्रक्रम। क्या होता है? रुद्धोष प्रक्रम होता है, वो होता है सबसे फास्ट प्रक्रम। यदि सबसे स्लो की बात करें तो वो होता है समतापी प्रक्रम। क्या होता है? ये होता है स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस होता है धीमा प्रक्रम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगर पूछे फास्ट तो आता रुद्धोष प्रक्रम, आइडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर दिया, एक सरल लोलक x बराबर 0 के दोनों ओर सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आयाम a दोलन काल t है। x बराबर a/2 रखने पर लोलक की चाल होगी। आपने चाल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल दो या फिर एक्स स्क्वायर। एक्स दिया इसीलिए मैंने एक्स मान लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यदि ओमेगा बराबर होता 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा बराबर क्या होता? 2 पाई अपॉन टी रख दिया मैंने। 2 पाई अपॉन टी इंटू ए, तो ए स्क्वायर है ही माइनस एक्स। एक्स का कितना किया? a/2 स्क्वायर करेंगे आएगा a स्क्वायर बाई 4। ए स्क्वायर बाई 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 पाई अपॉन टी इंटू 4 एलसीएम लेंगे और ये ऊपर जाएगा, क्या बचेगा? यानी 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बचेगा 3a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर अपॉन 2, क्योंकि 4 को मैंने निकाल लिया बाहर, कैंसिल करेंगे और a बाहर आएगा। a कितना आएगा? a बाहर आएगा तो बचेगा a। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा, अब देखिए करेक्ट आंसर आएगा आपका आएगा पाई अपॉन टी इंटू रूट 3 तो दिया पहले मैंने लिख दिया a रूट 3, यानी ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। पाई बाई टी ए रूट 3, पाई बाई टी ए रूट 3। ऑप्शन नंबर आपको दिया फर्स्ट, पाई ए रूट 3 बाई टी, पाई ए रूट 3 बाई टी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक आप आए हो तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप तक पहुंचा सकूं और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व एंड कॉन्सेप्ट पकड़ पाऊँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिया 3 वोल्ट की एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, यानी न के बराबर। जो आंतरिक प्रतिरोध R है वो कितना है? 0 को चित्रानुसार परिपथ में जोड़ा जाता है। ये चित्र बना है। परिपथ में धारा I का मान होगा। सबसे पहले आप देखें जो
परिपथ दिया है वो, अगर ये 3 और ये 3 की बात करें तो ये होती है सीरीज, और सीरीज में आपस में जोड़ जाते कितना आएगा 6। अब इसके साथ बनाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि आर आपको निकालना है तो ऊपर दोनों का कर दो मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का कर दो ऐड, यानी नीचे दोनों को जोड़ दो। तो 6 3 9 कैंसिल करेंगे, 3 आया, कैंसिल करेंगे 2, आर इक्विवेलेंट कितना आया 2। आपने पढ़ा होगा V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। यदि करंट निकालना, I निकालना है तो आएगा V अपॉन R, और V का मान दिया 3 अपॉन R, R मैंने अभी निकाला 2। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? और ये रही आपकी आंसर्स। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनके आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। और ये जो क्लास होती है इसकी PDF यदि आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम डिफेंस स्टडी ग्रुप मेरा बना, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और ताकि आपको किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट हो या फिर क्लास से रिलेटेड अपडेट हो तो वो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ड्रीम डिफेंस स्टडी, आप ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम परेशानी बता सकते हैं, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। यदि आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए, अभी मैं 10 क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, यदि आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।